झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर साहिबगंज से, जहां अवैध खनन को लेकर ईडी की जांच पड़ताल जारी है। इसी दौरान जिरवाबाड़ी के सिमरिया मौजा में अवैध खनन का सबूत मिलने के बाद डीएमओ ने पिंटू यादव और छोटू यादव के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। 5 अप्रैल को ईडी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने कई इलाकों में छापेमारी की थी और इस दौरान सिमरिया और चुआ में अवैध उत्खनन पाया गया। साथ ही कई जगह ड्रिल कर विस्फोट के लिए बारूद लगाने की भी पुष्टि हुई थी। बता दें आपको कि ईडी यहां 1000 करोड़ के अवैध पत्थर उत्खनन की जांच कर रही है और इस मामले में पंकज मिश्रा और बच्चू यादव जेल में बंद हैं। 5 और 6 अप्रैल को ईडी को जांच के दौरान अवैध खनन के सबूत मिले थे, जिसके बाद 7 अप्रैल को ईडी ने अपनी रिपोर्ट एसपी को सौंपी थी और कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। वहीं मामला सामने आने के बाद डीसी ने संबंधित 6 अधिकारियों से सफाई की मांग की है। हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ सिपाही सुशील तर्की ने रेप की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची सिपाही के घर खेलने गई थी और इसी दौरान रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित बच्ची ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन उसे लेकर कोर्रा थाने पहुंचे और मामला दर्ज करवाया गया। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस हरकत में आई है और आरोपी सिपाही को घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी सिपाही नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे चुका है। हजारीबाग के कटम कमदाग थाना क्षेत्र का ये जो सिपाही है वो रहने वाला है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरिडीह जिला पुलिस बल का ये सिपाही है। साथ ही वर्तमान में होटवार के जैप 10 में ट्रेनिंग ले रहा था। थाने पे आई थी, उन्होंने बताया कि हमारी बेटी के साथ, नाबालिग बेटी के साथ रेप की घटना कारित की गई है। उसको त्वरित संज्ञान में लेते हुए उस स्थान पर हम लोग गए, घटनास्थल पे गए। बच्ची से महिला पुलिस के साथ बच्ची को देखा गया और घटना में सच्चाई थी। जिसने यह घटना कारित की थी, रेप की घटना थी, उसको पकड़ कर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया गया। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया और आज 164 का बयान भी हो गया और बाकी आगे कार्रवाई की जा रही है। आई थिंक उसमें सजा होगी उसको और हम लोग सारी प्रक्रिया को विधिवत पूर्ण करेंगे। और खबर गुमला से, जहां जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। चैनपुर मुख्यालय के सदान बुकमा गांव में जंगली हाथी ने एक घर में हमला बोल दिया। हाथियों ने घर को ध्वस्त कर दिया, साथ ही घर में रखा 50 किलो अनाज भी चट कर गए। कुछ दिन पहले भी हाथी ने बगल के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। ग्रामीणों का यह आरोप है कि वन विभाग की ओर से उनके बीच अब तक टॉर्च का भी वितरण नहीं किया गया है। लोग घरेलू टॉर्च का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। लोगों ने अपने साधनों से हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और हाथी तबाही मचा चुका था। लोगों की ओर से जानकारी दिए जाने के बाद भी वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के मास्टरपाड़ा के घर में एक भीषण आग लग गई। इसमें घर के सारे सामान जलकर राख हो गए। इस दौरान जोरदार आवाज भी सुनाई दी। आशंका जाहिर की जा रही है कि सिलेंडर ब्लास्ट करने की वजह से आग लगी। धमाके के बाद लगी आग से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इसके बाद फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अंदर में आग लगा है। अब हम लोग धुआं हो रहा था तो हम लोग घर में अभी किए थे ड्यूटी से। उसके बाद जो है धुआं हम लोग देखे तो पीछे आवाज, पहले इसको घर के पीछे में आवाज आग लग चुका था। मैंने कि पेड़ में भी जो फड़क फुड़क आवाज कर रहा, हम लोग कोई तार शॉर्ट कर रहा होगा वायरिंग का, तो देख रहे पूरा आवाज कर रहा है बड़ा। हम लोग जल्दी से घर खाली करने लगे, सब बच्चा लोग को हटाने लगे। और खबर पाकुड़ से, जहां एक मोबाइल फोन के शॉप में अचानक भीषण आग लग गई। इस आग में लाखों रुपए मूल्य के नए और पुराने फोन जल गए। वहीं 2 कंप्यूटर भी यहां पर जलकर राख हो गए। हिरनपुर थाना क्षेत्र के चोरा मोड़ की ये पूरी घटना, आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी होगी। इस अगलगी में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से कई घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और गिरिडीह में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई,
जबकि 2 अन्य शख्स गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। तीनों युवक एक ही साथ बाइक पर सवार थे। घायलों को आनन फानन में बघोदर ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज इस वक्त जारी है। वहीं हादसे के बाद ट्रेलर लेकर ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो चुका है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर थाने ले आई, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और गढ़वा में अवैध शराब निर्माण पर मेराल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में अवैध शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया है। साथ ही 2.5 क्विंटल जावा महुआ भी नष्ट किया गया। मेराल थाना क्षेत्र के लिखनिया गांव में अवैध शराब निर्माण की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते ही अवैध शराब कारोबारी फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जाएगा, साथ ही उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो फाड़ दीजिए प्लास्टिक को फाड़िएगा ना, प्लास्टिक फाड़। और सरकार की ओर से शिक्षा में बेहतरी के दावे किए जाते हैं, लेकिन अभी भी बेहतर शिक्षा का माहौल नहीं बन पा रहा है। सरकारी स्कूलों में कहीं शिक्षकों की कमी है तो कहीं पठन पाठन के लिए भवन ही नहीं है। बात बोकारो की अगर करें तो 50 प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय करहरिया में 91 बच्चों का नामांकन है। स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन इससे 91 बच्चों के लिए केवल 2 कमरे ही हैं। ऐसे में बच्चों को 2 ही रूम में एडजस्ट कर किसी तरह पढ़ाया जाता है। बेंच डेस्क नहीं रहने से बच्चों को फर्श पर ही दरी बिछाकर पढ़ाना पड़ता है और इसी के साथ केवल 1 शिक्षक की वजह से बच्चों को पढ़ाई में भी काफी परेशानी होती है। स्कूल में शिक्षक के 3 पद स्वीकृत हैं, लेकिन एक डेपुटेशन पर है और दूसरे का ट्रांसफर हो चुका है। ऐसे में एक ही शिक्षक बारी बारी से सभी क्लास को पढ़ाते हैं। स्कूल का पुराना भवन ध्वस्त हो चुका है, जिस बारे में विभाग को जानकारी भी दी गई, लेकिन अब तक भवन पर कोई आदेश विभाग की ओर से जारी नहीं किया गया है। सर, पढ़ाई में टीचर का कमी है और बिल्डिंग क्लास का भी कमी, तो टीचर नहीं है इसलिए पढ़ाई में दिक्कत और टीचर होने से पढ़ाई अच्छा होता है। तो क्लास में बच्चा ज्यादा है इसलिए तो दिक्कत होता है, नीचे बैठना पड़ता है। हम लोग को पढ़ने में दिक्कत, नीचे बैठने में हाँ, रूम भी नहीं, असर भी नहीं। विद्यालय में चूंकि 2 ही कमरा है, उसी में हम लोग एडजस्ट करके बैठाते हैं बच्चों को। बड़ों बच्चों को एक साथ बैठा लेते हैं, छोटे बच्चे जो है छोटे क्लास के उनको एक साथ बैठा लेते हैं और इस तरह से सामंजन बैठा के उसको पढ़ाई पठन पाठन चलता है। रूम की समस्या है, कमरा की समस्या है और अगर बिल्डिंग होता तो बेहतर होता, बेहतर शैक्षणिक माहौल बनता। अब अभी मेरा एक ये विद्यालय जो है 2 खंड में था, 2 भवन था, एक भवन ध्वस्त हो चुका है, जर्जर है। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां एक बार फिर 2 गुट आमने सामने आ चुके हैं। आरोप लगा है कि रामनवमी के दौरान लगे झंडे पर असामाजिक तत्वों ने मांस का टुकड़ा बांध दिया था और इसकी जानकारी मिलते ही अखाड़ा समिति के साथ ही हिंदू संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे और जमकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदूवादी संगठनों ने अपवित्र हो चुके झंडे को उतारकर नया झंडा यहां पर लगाया है। साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। बीच सड़क पर विरोध प्रदर्शन भी यहां पर किया गया और इसी बीच मुस्लिम समाज के भी लोग मौके पर जुटे और देखते ही देखते यहां पर तनाव का माहौल बन गया। इसकी सूचना मिलते ही सीसीआर डीएसपी मौके पर पहुंचे। वहीं तनाव को देखते हुए क्यूआरटी को तैनात किया गया है, जिसके बाद देर रात तक मामला शांत हो सका। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार किया जा रहा है। साल 2014 से मांडूडीह के कुछ युवाओं ने स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई का काम शुरू किया। इस सिलाई सेंटर में महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इस सिलाई योजना में कई स्थानीय महिलाएं प्रशिक्षित होकर यहीं पर रोजगार भी पा रही हैं और आर्थिक रूप से संपन्न होकर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई समेत घर के दैनिक खर्चे भी उठा रही हैं। रामगढ़ से सहयोगी जावेद खान की ग्राउंड रिपोर्ट को आप देखिए।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ मांडू में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कई महिलाओं को और युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। दरअसल यहाँ पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कूल ड्रेस का यहाँ पर सारा कोई स्टिचिंग वगैरह होता है और इससे कई महिलाओं को और लोगों को सीधे रोजगार दिया गया है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ऐसे में हम सीधे बात कराएंगे यहाँ के संचालक से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर विश्वकर्मा हुआ। क्या उद्देश्य है? यहाँ उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जी का जो योजना है कि आत्मनिर्भर बनाना, तो हम यहाँ के जितना भी महिलाओं को है यहाँ हम रोजगार दे करके उनको हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। क्या क्या यहाँ बनता है? यहाँ पर सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म का निर्माण होता है। अच्छा अच्छा, कब शुरू किए इसको? ये हमारा निर्माण लगभग 2014 से चल रहा है। रोजगार मिला हुआ है? मेरा अगले 6 महीना हो गया है। यहाँ ठीक ठाक कमाई हो जाती है? ठीक ठाक कमानी होता है, घर का सारा खर्चा निकल जा रहा है? निकल जा रहा है। जो यहाँ पर काम कर रही हैं वह कहीं न कहीं इसके माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। और गढ़वा जिले में कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। सदर अस्पताल परिसर में इसे लेकर करोड़ों की लागत से स्पेशल कोविड वार्ड बनाया जा रहा है और अगले 15 से 20 दिनों में यह कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। इस स्पेशल कोविड वार्ड को बनाने के लिए दूसरे राज्य से स्पेशल टीम आई है, जो लगातार 2 शिफ्ट से में काम कर रही है। झारखंड का यह पहला जिला होगा जहां कोविड के मरीजों के लिए स्पेशल अस्पताल के अलावा हर सुविधा युक्त बेड की भी व्यवस्था की जा रही है। कोविड को लेकर गढ़वा पूरी तरह से तैयार है। कोविड के लिए हमारे पास 2 PSA प्लांट हैं जिनको हम लोग रोज चलाते देखते हैं। हमारे पास 55 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है, 18 बेड हमारे पास ICU के लिए है, वेंटिलेटर सपोर्टेड ICU है हमारे यहाँ। हमारे चिकित्सक ट्रेंड हैं इसके लिए। दवाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। और झारखंड में जेनरिक दवाइयों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग बेहद गंभीर है। बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस पर चर्चा भी की, पर जेनरिक दवाइयां अब भी मरीजों के से बहुत दूर हैं। इसकी वजह है जेनरिक दवा दुकानों की कमी। रांची में रिम्स समेत सिर्फ 7 जन औषधि केंद्र हैं जहां कई जेनरिक दवाइयों की उपलब्धता यहां पर नहीं होती है। डॉक्टर भी जेनरिक दवा लिखने में आनाकानी करते हैं। अधिक जानकारी इस खबर पर दे रही है हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। बीते दिन केंद्रीय स्तर के लेवल पर एक स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक बुलाई थी, जिसमें सबसे अहम बिंदु जो चर्चा किया गया झारखंड की ओर से वो था जेनरिक दवाइयों के सेवन को बढ़ावा देना और नई व्यवस्था को लागू करना। किसी तरह राज्य में जो जेनरिक दवाइयां हैं उसके लिए प्रचार प्रसार बढ़े, लोगों तक दवाइयां पहुंच पाए। ये राजधानी रांची रिम्स के अस्पताल का एकमात्र जेनरिक औषधि केंद्र है जहाँ पर लोग उमड़ते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। जेनरिक दवाई का जो असर जो मैं देखा हूँ कि ज्यादातर जो डॉक्टर कहते हैं कि जेनरिक दवाई लीजिएगा असर कम करेगा, आपको बाहर से ही दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा पेशेंट का जान बचाना है, जहाँ से डॉक्टर कहे लेना मजबूरी वही है। डॉक्टर क्या हिदायत देते हैं भैया? डॉक्टर यही कहते हैं कि ठीक है दवा लाइए, लेकिन क्या असर होगा तो अर्थात अंडरग्राउंड तरीके से कहते हैं कि बाहर से ही दवाइयाँ लाइए, बेहतर होगा। डिपार्टमेंट में मैंने देखा है कि लोग स्टैम्प पैड बनाकर स्टैम्प के रूप पे उसको लिखते हैं और लोगों को मैं समझता हूं कि जब लिखते हैं दवाइयां उस वक्त उनको वर्ड ऑफ माउथ के जरिए उनको बताने का प्रयास करें। मैं ये अपेक्षा करता हूं चिकित्सकों से कि उनको ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा जेनरिक दवाइयां यूज़ करें लोग। पूरे राजधानी रांची में कुल 6 से 7 जेनरिक दवाइयों के केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पूरे राज्य में अभी भी पर्याप्त केंद्र नहीं है जो पूरी तरीके से फंक्शनल है। कई दवाइयां जो अभी तक है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। नतीजा लोगों को निजी जो है चिकित्सक और निजी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। पूरी तरीके से फुल फ्लेश्ड अभी भी औषधि केंद्र का जो उपयोग है वो राज्य में नहीं हो पा रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और देश के साथ झारखंड में भी कोविड का जो केस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। झारखंड में 50 से भी अधिक कोविड के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब तक कोविड को लेकर SOP जारी नहीं किया गया है। वहीं लोगों में भी कोविड को लेकर जागरूकता नहीं दिखती है। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रोटोकॉल का भी यहां पर लोगों की ओर से पालन नहीं किया जा रहा है। झारखंड में देवघर, पूर्वी सिंहभूम और रांची में सबसे अधिक कोविड के मामले सामने आए हैं, लेकिन कोविड SOP जारी नहीं किया गया। अधिक जानकारी दे रही है सहयोगी रूपाली।
राज्य में एक तरफ कोविड का आंकड़ा तेजी से ऊपर जाता दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोई खास एसओपी नहीं लागू किए गए हैं। लोगों में भी खास कोविड को लेकर जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है। चेहरे पर मास्क नहीं, वही जो अहम प्रोटोकॉल्स है उसका जो नियम है वो पालन नहीं हो पा रहा है। बता दें कि राज्य में सबसे ज्यादा अगर कोविड केसेस है तो वो 3 जिला में है, देवघर, ईस्ट सिंहभूम और तीसरा राजधानी रांची। ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 2 से 3 केसेस जो है कोविड के वो रांची में पाए जा रहे हैं। वही बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में बन्ना गुप्ता ने चर्चा भी किया था कि बहुत जल्दी कोविड एसओपी को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अब देखने वाली बात है कि कब एसओपी को लागू किया जाता है ताकि कोविड के केसेस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और गंगा नगरी वाराणसी से कुछ कदम की दूरी पर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में तरछा चौबेपुर नाम का एक गांव है, जहां महिलाएं स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत खास काम कर रही हैं। इन स्वच्छता प्रहरियों का लक्ष्य है सेफ टॉयलेट्स फॉर ऑल और डायरिया नेट जीरो के जरिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डायरिया से जुड़ी मौतों को रोकना। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।